नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज व्यू पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें। आज हम आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी और अदर एग्जाम से रिलेटेड कुछ जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक है? रक्त, हड्डी, अस्थिबंधन, उपरोक्त सभी। इसमें जो संयोजी ऊतक दोस्तों हैं वो सभी है। रक्त भी है, हड्डी भी है और बंधन भी है, अस्थिबंधन भी है। इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। संयोजी ऊतक, हड्डी, रक्त, अस्थिबंधन सभी है, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। चलिए जान लेते हैं कुछ पॉइंट रक्त के बारे में। रक्त जो होता है, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जिसमें प्लाज्मा नामक तरल मैट्रिक्स में निलंबित कोशिकाएं होती हैं और यह पूरे शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्वों, हार्मोन्स और अपशिष्ट उत्पादों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये रक्त के बारे में है। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, इसको याद रखिएगा। हड्डी देख लेते हैं। हड्डी दोस्तों, हड्डी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो शरीर की कंकाल की संरचना बनाती है और यह समर्थन, सुरक्षा प्रदान करना और आंदोलन की सुविधा प्रदान करना, मतलब शरीर को मजबूत प्रदान करने को हड्डी के द्वारा प्रदान किया जाता है। अस्थि ऊतक में कोलेजन फाइबर और कैल्शियम लवण के एक मैट्रिक्स एम्बेडेड ऑस्ट्रियोसाइट्स नामक कोशिका से बना होता है। इसको याद रखिएगा। हड्डी भी एक प्रकार की संयोजी ऊतक है जो शरीर की कंकाल संरचना बनाती है। और आगे जान लेते हैं अस्थिबंधन क्या होता है। अस्थिबंधन रेशेदार संयोजी ऊतक होते हैं जो हड्डी को एक जोड़े में अन्य हड्डियों से जोड़ते हैं। जोड़े में अन्य हड्डियों से जोड़ते हैं। ये भी स्थिरता प्रदान करते हैं और संयुक्त के भीतर अत्यधिक गति को सीमित करने में मदद करते हैं। संयुक्त शक्ति और कार्य के योगदान करते हैं। अस्थिबंधन इन्हें ही कहते हैं। और तीनों, रक्त, हड्डी और अस्थिबंधन, तीनों संयोजी ऊतक होते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन योजना का प्रमुख लक्ष्य एक में से एक था? जो परिवार नियोजन का कार्यक्रम चलाया गया था वो चौथे पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। चौथा ऑप्शन इसका सही है। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया था। हालांकि चौथी पंच योजना के दौरान इसे कार्यक्रम में क्रियान्वयन को सबसे अधिक महत्व दिया गया। परिवार नियोजन का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत में जनसंख्या वृद्धि को कम करना था। ये चौथे पंचवर्षीय योजना में 1952 में शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य भारत में जनसंख्या को कम करना था। और चौथी पंचवर्षीय योजना 15 से 44 वर्ष की आय वर्ग के योग्य दंपत्ति में 60% बंधकार कवरेज करने का लक्ष्य था। कुछ एडिशनल फैक्ट्स जान लेते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 में भारी उद्योग। तीसरी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी दोस्तों, 1961 से 1966 में भारी उद्योग इसका प्रमुख लक्ष्य था, ध्यान केंद्रित किया गया था और सार्वजनिक क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पर कार्य किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1974 से 1979 के तक चलाया गया। उसका उद्देश्य जो था पांचवी पंचवर्षीय योजना का गरीबी को दूर करना और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी इसका उद्देश्य कृषि और औद्योगिक उत्पादकों को बढ़ावा देना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि और उद्योग को बढ़ावा देना और तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था भारी उद्योग उत्पादित करना था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत कहता है कि द्रव्यमान सहित कोई भी वस्तु रिक्त आकाश में प्रकाश की चाल जितनी तेज नहीं चल सकती? ये जो सिद्धांत दिया था दोस्तों, ये अपेक्षता का सिद्धांत था। इसका सही आंसर सी है। अपेक्षता का जो सिद्धांत था उसमें कहा गया था कि आकाश मतलब निर्वात में, जहाँ पे हवा ना हो या निर्वात हो, वहाँ कोई भी वस्तु प्रकाश की चाल जितना तेज नहीं चल सकती। ये अपेक्षता का सिद्धांत था। सी ऑप्शन इसका सही है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। भौतिकी विज्ञान अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपेक्षता के सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में कोई भी चीज प्रकाश से तेज यात्रा नहीं कर सकती। अल्बर्ट आइंस्टाइन के अपेक्षता का सिद्धांत जो था उसमें कहा गया था कि ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु प्रकाश की चाल से तेज भी यात्रा नहीं कर सकती है। यह अपेक्षता का सिद्धांत कहा गया था। और पदार्थ प्रकाश की चाल के निकटतम पहुंचता है, पदार्थ का द्रव्यमान अनंत हो सकता है। ये सिद्धांत भी आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था और यह सिद्धांत आइंस्टाइन ने 1905 के शोध पत्र में ऑन द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ द मूविंग बॉडीज में पेश किया गया था। इसको याद रखिएगा, फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट है। अगला जान लेते हैं डेल्टान का नियम क्या था। देखो दोस्तों, गैसों के मिश्रण का कुल दाब अलग अलग घटकों गैसों के आंशिक दाब के कुल योग के बराबर होता है। डेल्टान का नियम था गैसों के मिश्रण का कुल दाब अलग अलग घटक गैसों के आंशिक दाबों के कुल योग का बराबर है। P प्रेशर को दर्शाता है यहाँ पे,
और प्रकाश का किरण नियम जो था इसमें बताया गया है प्रकाशीय में प्रकाश का किरण सिद्धांत यकीनन 1936 में डेस्कॉर्टन द्वारा निर्धारित किया गया था। प्रकाश का किरण कणिका नियम जो था वो डेस्कॉर्टन द्वारा निर्धारित किया गया था कणिका नियम। इसमें कहा गया है कि प्रकाश छोटे असतत कणों से बना होता है जिन्हें कणिका या छोटे कण कहा जाता है, जो एक सीधी रेखा में एक सीमित वेग के साथ यात्रा करते हैं और इनमें गति शक्ति होती है। कणिका का सिद्धांत है ये। और हेनरी का नियम ये देख लीजिए दोस्तों, किसी द्रव द्वारा घुली गैसों का भार द्रव पर गैस के दाब के समानुपाती होती है। हेनरी का जो नियम था वो किसी द्रव द्वारा घोली गई गैस का भार और गैस के दाब के समानुपाती होता है या केवल तनु विलयन और निम्न दाब गैसों पर लागू होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है संवेग की इकाई क्या होती है। संवेग की इकाई जो होती है दोस्तों वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होती है। इसका सही आंसर ए है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका सही आंसर है। संवेग को द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है या एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है। परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है और संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। और संवेग की इकाई द्रव्यमान और वेग के गुणनफल में होता है। द्रव्यमान को किलोग्राम में और वेग को मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। इतना याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये कुछ लिखा है, बल की मात्रक न्यूटन, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, विद्युत धारा का मात्रक कूलाम, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी, धारिता का मात्रक फैराडे, प्रतिरोध प्रतिबाधा और प्रतिघात का मात्रक ओम, विद्युत चालक का मात्रक सीमेंस होता है। ठीक है, और इनके सही मात्रक लिखा हुआ है और इनका ये सिंबल है सब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है शूटिंग गार्ड शब्द किस खेल से संबंधित है। शूटिंग गार्ड जो शब्द है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। इसका सही आंसर ए है, बास्केटबॉल से शूटिंग गार्ड शब्द संबंधित है। शूटिंग गार्ड बास्केटबॉल में एक पद होता है जो आमतौर पर ऐसे खिलाड़ी द्वारा खेला जाता है जो परिधि से शूटिंग करने और अपने शॉट बनाने में माहिर होता है। बास्केटबॉल एक ऐसी टीम है जिसमें प्रत्येक में 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, इसको याद रखिएगा। इनमें जो पद होता है पॉइंट रक्षक, शूटिंग रक्षक, स्मॉल फॉरवर्ड, शक्ति अग्रसर और केंद्र होता है। और टेनिस के बारे में जान लेते हैं। टेनिस एक व्यक्तिगत खेल है जो खिलाड़ी नेट पर और प्रतिद्वंदी के पाले में गेंद को मारने के लिए रैकेट का उपयोग करते हैं। और टेबल एक व्यक्तिगत खेल है जो 2 या 2 से अधिक खिलाड़ी छोटे बल्ले का उपयोग करके एक हल्की गेंद को टेबल पार करने में किया जाता है। और टेबल टेनिस में प्रयुक्त होता है चाप। ये सब जितने भी ये पॉइंट्स शब्द लिखे गए हैं ये टेबल टेनिस में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। कार्य, रैली, ड्यूस, पिप्स ये सब टेबल टेनिस में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। और वॉलीबॉल एक टीम है जिसमें 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा 6 खिलाड़ी वॉलीबॉल टीम में होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मछलियों के हृदय की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें जो 4 कोष्ठीय हृदय जिसमें एक आलिंद और एक निलय है, 4 कोष्ठीय हृदय जिसमें 2 आलिंद और एक निलय है, 4 कोष्ठीय हृदय जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय है, 2 कोष्ठीय हृदय जिसमें 1 आलिंद और 1 निलय है। मछलियों के हृदय की संरचना जिसमें क्या होता है, सही आंसर इसका 2 कोष्ठीय हृदय जिसमें 1 आलिंद और 1 निलय है। चौथा ऑप्शन इसका सही है। ये मछलियों के हृदय की संरचना है जिसमें 2 कोष्ठीय हृदय होता है जिसमें 1 आलिंद और 1 निलय होता है। 4th ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। ये जो नियम था वो जूल का नियम था। जूल के नियम के अनुसार ही विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। जूल का नियम दोस्तों जान लेते हैं। इसमें कहा गया है किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के वर्ग के चालक के प्रतिरोध के और धारा के में प्रवाहित होने वाले के समय के समानुपाती होता है। इन्हें H बराबर I² RT में व्यक्त किया जाता है। ये सूत्र है, इसको याद रखिएगा। और फैराडे का नियम जान लेते हैं। फैराडे का नियम है यह विद्युत चुंबकत्व का एक बुनियादी नियम है जो भविष्यवाणी करता है कि एक चुंबकीय क्षेत्र विद्युत सर्किट के साथ एक विद्युत वाहक बल EMF उत्पन्न करने के लिए कैसे संपर्क करता है। एक घटना जिसके रूप में विद्युत प्रेरण के रूप में जाना जाता है। यह ट्रांसफार्मर, इंडक्टर्स और कई प्रकार के इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर और सोलनॉइड का मूलभूत संरचना होता है। कूलाम का नियम जान लेते हैं। इसमें कहा गया है बल का परिणाम आवेशों के परिवर्तन के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। जो इसमें कहा गया जो बल का परिणाम आवेश के परिणाम के
गुणनफल के समानुपाती और उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलॉम का नियम है। विपरीत आवेशों के बीच बल आकर्षण और समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। हुक का नियम भी जान लेते हैं। इसमें बताया गया है किसी स्प्रिंग को कुछ दूरी तक बढ़ाने या संपीड़ित करने की आवश्यक बल उस दूरी के समानुपाती होती है। इतना याद रखिएगा। हुक का नियम है जो किसी स्प्रिंग को कुछ दूरी तक बढ़ाने या संपीड़ित करने के लिए आवश्यक बल उनकी दूरी के समानुपाती होता है। हुक का नियम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी। जो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1867 में हुई थी। ए ऑप्शन इसका सही है। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे में हुई थी और जो स्थापना की थी वो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ये देख लीजिए, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, जो एक समाज सुधारी आंदोलन से जुड़े हुए थे और उनका उद्देश्य एक कश्वरवाद को बढ़ावा देना और हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा, जातिवाद व्यवस्था और अंधविश्वास की प्रथाओं को अस्वीकार करना था। और ये ब्रह्म समाज और आर्य समाज से जुड़े हुए एक प्रमुख आंदोलनकारी भी थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा बल आवेशित कण किसी अन्य आवेशित कण या उसे अनावेशित कण पर कार्य करता है। इसका सही आंसर है स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल जो होता है वो आवेशित कण, अनावेशित कण या किसी अनावेशित कण पर कार्य करता है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। स्थिर वैद्युतीय बल दो आवेशों के मध्य का बल है, जो यह एक अभिकेंद्रीय बल भी है क्योंकि ये दो आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के साथ कार्य करता है। इसे कुलेनियम या विद्युत बल के रूप में भी जाना जाता है। बिजली रोजमर्रा की जिंदगी में स्थिर वैद्युतीय बल का एक उदाहरण है। कुछ एडिशनल फैक्ट्स भी जान लेते हैं। हमारी मांसपेशियां जैसे हाथ पैर का उपयोग करके कई बल लगाया जाता है, इसे हम पेशीय बल कहते हैं। पेशीय बल जो हाथ पैर को उठाने और नीचे करने में यूज करते हैं उसे पेशीय बल कहा जाता है। अभिकेंद्रीय बल एक द्रव्यमान पर बाहरी बल होता है जिससे घुमाया जाता है। जैसे एक तार के अनंत को एक गेंद के बारे में सोचा जाए तो चारों ओर गेंद को घुमाया जाता है। इसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल वह बल है जो किसी कण को वक्रपथ का अनुसरण कराने के लिए प्रेरित करता है, वक्रपथ घुमाने के लिए प्रेरित करता है। अभिकेंद्रीय बल के बारे में याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम या तैयार वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी इसको कहते हैं। किसी देश के भीतर उत्पादित सभी वस्तु के ऊपर इसी को जीडीपी कहा जाता है। जो देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम और तैयार वस्तु का जो सेवाओं का मूल्य होता है उसे ही जीडीपी कहते हैं। कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद एक विशिष्ट समय अवधि में अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम कीमतों का योग होता है। जीडीपी की गणना सभी निजी और सार्वजनिक खपत, सरकारी अपव्यय, निजी सूची में वृद्धि, भुगतान किए गए भवन व्यय और व्यापार के विदेशी संतुलन सभी शामिल होते हैं। और ये सकल उत्पाद के प्रकार होते हैं। वास्तविक जीडीपी, नाममात्र जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय जीडीपी, ये सभी प्रकार के जीडीपी होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और ये वैट के बारे में जान लेते हैं। वैट होता है मूल्य वर्धित कर। इसे वैट बोला जाता है। वस्तु और सेवाओं पर एक प्रकार का कर होता है जो आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण पर लगाया जाता है। जहाँ मूल्य जोड़ा जाता है वहाँ प्रारंभिक उत्पादन बिक्री का बिंदु होता है। शिशु मृत्यु दर एक वर्ष में पैदा 1000 जीवित बच्चों में मरने वालों की संख्या होती है। शिशु मृत्यु दर एक वर्ष में कम उम्र के बच्चों के प्रति 1000 जीवित जन्म पर होने वाली मौतों की संख्या होती है। वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी या अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यह संक्षरण कहलाती है। डी ऑप्शन इसका सही। ऑक्सीडेशन संक्षरण कहलाती है। इसको याद रखिएगा। डी ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत शिखर को दर्शाता है। यह सही आंसर इसका होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा सही है, जो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी को दर्शाता है। कंचनजंगा 8586 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। याद रखिएगा, दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। यह नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है। यह ग्रेट हिमालय माउंटेन रेंज का हिस्सा है। यह भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नामचा पर्वत या यारलुंग तासांगपो नदी के महान घाटी के पूर्वी किनारों पर स्थित है। यह तिब्बत क्षेत्र में स्थित एक पर्वत है जिसकी ऊंचाई 7782 मीटर है। माउंट एवरेस्ट या तिब्बत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है जो हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। नंदा देवी या कंचनजंगा के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया जाने वाला सैन्य अभ्यास कौन सा है? इसका सही आंसर है वो मित्र शक्ति है। मित्र शक्ति ही भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास है। कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास जान लेते हैं, जैसे संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है। संप्रीति एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। मित्र व्यायाम भारत और थाईलैंड के बीच में होती है। वज्र प्रहार भारत और यूएसए के बीच में होती है। युद्ध अभ्यास भारत और यूएसए संयुक्त अमेरिका के बीच में होती है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में होती है। गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में होती है। और शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होती है। ये सारा युद्ध अभ्यास भारत और अन्य देशों के बीच में होता है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिका चक्र के किस चरण को दूरी चरण कहा जाता है? जहाँ गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों तक पहुँचते हैं और डीएनए के पतले स्ट्रैंड में घुल जाते हैं, स्पिंडल फाइबर लुप्त हो जाता है और नाम की झिल्ली फिर से प्रकट हो जाती है। इसका जो सही आंसर होगा टोलोफ्रोज। चौथा ऑप्शन इसका सही है, टोलोफ्रोज ही हो, जो दूरी चरण भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों की गति को क्या कहा जाता है? प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों की गति जो होती है उसको फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है। चौथा ऑप्शन इसका सही है, फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन है, नटराज की कांस्य मूर्ति होना चाहिए। नटराज की कांस्य मूर्ति किस काल में के दौरान बनाई गई थी? इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। चोल वंश के द्वारा चोल वंश में बनाई गई थी कांस्य मूर्ति ने। कांस्य मूर्ति होगा ये। कांस्य मूर्ति चोल वंश के द्वारा चोल वंश के शासनकाल में बनाया गया था। इसको याद रखिएगा। ऐसा कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। चोलों के शिलालेख के प्राचीन भारतीय विभिन्न प्रकार के करों व 4000 से अधिक शब्दों से संबंधित करते हैं। चोल अभिलेखों में सर्वाधिक उल्लेखित कर बिट्ठी है। बिट्ठी याद रखिएगा, चोलों में सर्वाधिक प्रचलित कर है। और चेर साम्राज्य ने तमिलनाडु और केरल दोनों के तट पर अपने हिस्से में कब्जा कर लिया था। और प्रारंभिक पल्लव राजाओं ने 4वीं शताब्दी ईस्वी में शुरुआत के दौरान शासन किया था। इसको याद रखिएगा। कांस्य मूर्ति चोल काल के दौरान बनाई गई थी। नटराज की कांस्य मूर्ति जो है ना, वो चोल राजवंश के दौरान बनाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवृत वीजी के बारे में सत्य नहीं है? इनमें तने, पत्ते और जड़ें होती हैं, बिल्कुल सही है। और कार्निडल, साइकैड और गिंकोस आवृत्ति के उदाहरण हैं, ये गलत है। ये सही नहीं है। सेकंड पॉइंट नहीं सही है, यही सही होगा। प्रजनन करने से पहले उन्हें परागण से गुजरना पड़ता है, ये भी सही है। पुष्प में प्रजनन अंग होते हैं, ये भी सही है। इसमें तने, पत्ते, जड़ होती है, ये भी सही है। तो सही आंसर होगा दूसरा आंसर सही होगा, ये सत्य नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस मिश्र धातु में निकेल, तांबा और जिंक शामिल है? जो जर्मन सिल्वर होता है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन सही है। इसमें निकेल, तांबा और जिंक शामिल होता है। जर्मन सिल्वर इसका सही है। कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकेल होता है। इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। टांका, शीशा और टीन होता है, टांका लगाने में किया जाता है। बेल मेटल, तांबा और टीन होता है, घंटियाँ और मूर्तियों का निर्माण के लिए किया जाता है। रोज मेटल, बिस्मिथ, शीशा, टीन होता है, स्वचालित फ्यूज बनाने के काम में आता है। और कांसा जान लीजिए, कांसा में तांबा प्लस टीन होता है, सिक्के, घंटी और बर्तन बनाने के काम में आता है। रोज गोल्ड, तांबा और एल्युमिनियम होता है, सस्ते गहने बनाने के काम में आता है। गन पाउडर में तांबा, टीन, जस्ता और शीशा होता है, जो बंदूक, बैरल, गियर और बियरिंग बनाने के काम में आता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सार्वजनिक रोजगार के अवसर की समानता संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका जो सही आंसर है वो अनुच्छेद 16 है। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के अवसर की समानता प्रदान की गई है, जो अनुच्छेद नंबर 16 में लिखा गया है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।